प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की 13वीं कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। नमस्कार। नश्वरता में अमरत्व की खोज का महापर्व सिंहस्थ कुछ ही दिनों में पूर्णता प्राप्त कर लेगा। सिंहस्थ पर केंद्रित हमारी ये रेडियो श्रृंखला भी आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उज्जैनी की गौरवशाली परंपराओं और सिंहस्थ की मूल भावना को समझने का प्रयास किया। आज हम अपनी संपूर्ण यात्रा का स्मरण करेंगे ताकि ये सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहे। मेषराशिंगते सूर्ये सिंहराशौ बृहस्पतौ उज्जयिन्यां भवेत् कुम्भः सदा मुक्ति प्रदायकः। 22 अप्रैल को जब सिंहस्थ आरंभ हुआ था तब सिंह राशि पर बृहस्पति और मेष राशि पर सूर्य का आगमन हुआ था। सिंहस्थ के संबंध में श्रीमद् भागवत पुराण की एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार अमृत की खोज में देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उज्जैनी की परंपराओं के जानकार डॉक्टर शिवचरण चौरसिया। इस कथा के अनुसार देव दानवों का सागर मंथन हुआ और उनने मंथन जब किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। इन 14 रत्नों में एक अमृत घट भी था। देवता दानवों के साथ अमृत नहीं बांटना चाहते थे। देवराज इंद्र के संकेत पर उनके पुत्र जयंत अमृत घट लेकर भागे। देव और दानवों में 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान अमृत घट से कुछ बूंदें छलककर 4 स्थानों पर गिरी। उज्जैनी की संस्कृति और परंपराओं पर कई पुस्तकों के लेखक डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित। हरिद्वार की गंगा में, प्रयाग के संगम पर, नासिक की गोदावरी में और उज्जैन के शिप्रा में, ये जो चारों स्थान हैं ये अमृतमय हो गए। उज्जैन के प्रख्यात पंचांगकर्ता और ज्योतिषविद पंडित आनंद शंकर व्यास। अमृत बिंदु का पतन जिन स्थितियों में हुआ था उन स्थिति की जब पुनरावृत्ति होती है तो वो तीर्थ अमृतमय हो जाता है, मोक्ष देने वाला हो जाता है। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। सिंहस्थ 12 वर्षों के अंतराल के बाद होता है, क्योंकि इस दुर्लभ ज्योतिषीय योग की पुनरावृत्ति इतने ही वर्षों के बाद होती है। काल गणना की ऐसी अनोखी परंपरा भारत में ही मिलती है और उज्जैन प्राचीन काल से काल गणना की इस परंपरा का केंद्र रहा है। काल की भारतीय अवधारणा पश्चिम से पूर्णतः भिन्न है। आधुनिक काल के प्रख्यात ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने समय का संक्षिप्त इतिहास नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि सृष्टि और समय की उत्पत्ति एक साथ हुई, किंतु भारत ने कहा कि काल सदैव विद्यमान रहता है। उज्जैनी की परंपराओं पर केंद्रित पुस्तक अवधूत की सहलेखिका नेहा तिवारी। जब कुछ भी नहीं था तब परम शून्य था, जिसे कि हम महाचैतन्य अवस्था कहते हैं शिव की, जिसे पश्चिमी वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। वो भारतीय दृष्टि में स्फोट है। स्फोट के पूर्व परा प्रकृति में भी काल अर्थात समय सनातन क्षण के रूप में उपस्थित है। कालांतर में इस परा प्रकृति में एक स्फोट के साथ अपरा प्रकृति का निर्माण होता है।
जो महाकाल हैं वो गतिमान होते हैं अपरा प्रकृति में, चिंतक एवं लोक संस्कृति मर्मज्ञ कपिल तिवारी। और भूत, भविष्य और वर्तमान के रूप में उनकी गति से काल के 3 रूप भौतिक सृष्टि में बन जाते हैं। काल के प्रारंभ को लेकर पश्चिमी अवधारणा भले ही भारत से भिन्न हो, सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में दोनों दृष्टिकोण एक से प्रतीत होते हैं। अवधूत के सहलेखक संगीत वर्मा। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं थ्योरी ऑफ बिग बैंग। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी नहीं है, एक बिंदु है, उस बिंदु के प्रकट होते ही एनर्जी प्रकट होती है, शक्ति उत्पन्न होती है। उस शक्ति के 2 फॉर्म्स हैं, लाइट है और साउंड है। लाइट और साउंड के वेव इंटरैक्शन से मैटर पैदा होता है, मैटर से सृष्टि बनती है और सृष्टि अपने पूरे विस्तार में आती है। यहाँ तक देखें तो यह बात बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, क्योंकि यही बात भारत की आगमिक यानी तांत्रिक परंपराएं कहती रही हैं। यही बात भारत की पौराणिक परंपराएं कहती हैं कि जब शिव पुराण में या स्कंद पुराण में स्कंद बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में अज्ञात के कारण सृजन की इच्छा से शक्ति शिव से पृथक हुई। पश्चिम ने इसे प्रसारीय ब्रह्मांड की संज्ञा दी। इसके अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार होगा और इस प्रकार एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। बाद में स्टीफन हॉकिंग के द्वारा महासंकुचन की अवधारणा दी गई। इसमें उन्होंने बताया कि एक निश्चित अवधि के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार थम जाएगा और वो पुनः संकुचित होगा। संकुचित होते होते एक दिन ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। विज्ञान ये मान बैठा है अब, जो भारतीय ज्ञान परंपरा भी कहती है कि मुड़ करके ये सारा ब्रह्मांड उस ग्रेविटेशनल पुल के कारण वापस उसी बिंदु में पुनः एक बार समाहित हो जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के ये इतना निकट है कि थ्योरी ऑफ ऑसिलेटिंग यूनिवर्स को जब आप गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन और कृष्ण के संवाद में देखते हैं तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह सारी सृष्टि मुझसे प्रकट होती है और विस्तार पाती है और ब्रह्मा की रात्रि आने पर यह सारी सृष्टि मुझ में और मैं स्वयं में लय हो जाता हूं। काल और महाकाल की नगरी उज्जैनी को सूर्य के ठीक नीचे स्थित होने की विशेषता प्राप्त है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण ही ये नगरी एक समय विश्व का ग्रीनविच हुआ करती थी। कालगणना की दृष्टि से भौगोलिक स्थिति का भी एक मानदंड है। उस दृष्टि से भी हमारे यहाँ लंका से सुमेरु तक जाने वाली रेखा, जिसको शून्य रेखांश कहते हैं, कर्क रेखा को उज्जैन में ही मिलती है। तो ये बिंदु वास्तव में ऐसा माना जाता है कि संभवतः वो स्थान महाकाल मंदिर ही हो या महाकाल का शिवलिंग ही हो। कई स्थान इस तरह से इसलिए बनाए जाते थे कि पूजा के स्थान होने से उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता था, तो हमेशा वो स्थायी रहे। तो इस वजह से शंकु के रूप में महाकाल यहाँ विराजमान है। वराह मिहिर भारतीय ज्योतिष में एक ऐसा नाम है जिनके बिना ज्योतिष पूर्ण नहीं होता। उन्होंने भी काल गणना के केंद्र के रूप में उज्जैनी को ही चुना था। वराह मिहिर ने न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पूर्व गुरुत्वाकर्षण के नियम से भी आगे की व्याख्या कर दी थी। पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मोहन गुप्त। वराह मिहिर ने बड़ा व्यापक सिद्धांत किया। आज लोग तो सिर्फ कहते हैं कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खिंचती चली जाती है। वराह मिहिर ने कहा पृथ्वी क्यों, दीपक की ज्योति तो ऊपर जाती है। आशय यह हुआ कि कोई भी वस्तु अपने मूल की ओर जाती है। अगर पार्थिव वस्तु है तो पृथ्वी की ओर जाएगी, अगर आग्नेय वस्तु है तो अग्नि तो आकाश में जाएगी, वायु वस्तु है तो ऊपर जाएगी। फ्लेम आप उल्टा लटका दो तो फ्लेम ऊपर जाती है। इतना व्यापक सिद्धांत वराह मिहिर ने दिया। उज्जैनी से की गई काल गणना के आधार पर ही भास्कराचार्य ने भी इस बात की पुष्टि की थी। भास्कर ने सिद्धांत सूत्र में तो बहुत साफ कह दिया 12वीं सदी में कि आकर्षण शक्तिश्च मही, साफ साफ पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। तया यत आकर्षते तत् पतति बभाति, वो पृथ्वी जिसको आकर्षित करती है वो गिरती हुई सी। अब कोई प्रश्न उठाया भाई पृथ्वी क्यों नहीं गिरती, तो उन्होंने कहा चारों तरफ आकर्षण है। समय समन्तात क्व पतत्वयं खे, चारों तरफ एक सा है तो पृथ्वी कहाँ गिरेगी, यानी लटकी रहेगी। स्पष्ट कंसेप्ट था। एक और पौराणिक आख्यानों में जहां उज्जैनी की गिनती मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियों में होती है, वहीं कालिदास ने इसे स्वर्ग का चमकता खंड कहा है।
सिंधिया प्राच्य विद्या शोध संस्थान उज्जैन से संबद्ध डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा। प्राप्यावंतीन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान पूर्वोद्दिष्टाम अनुसरपुरीं श्री विशालां विशालां स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गतानां शेषैः पुण्यैः हृतमिव दिवः कांतिमत खंडमेकम। तो स्वर्ग का ऐसा कांतिमत खंड, ऐसा चमकीला टुकड़ा उज्जैनी है। महाकवि बाणभट्ट ने भी इस नगरी के वैभव का अभूतपूर्व वर्णन किया है। महाकवि बाणभट्ट कह रहे हैं, अस्ति सकल त्रिभुवन ललाम भूता प्रसव भूमिरिव कृतयुगस्य। वे ये कह रहे हैं कि यह जो उज्जैनी है यह सकल त्रिभुवन ललाम भूता है, अर्थात तीनों लोकों में इससे सुंदर कोई भूमि नहीं है। विक्रम संवत प्रवर्तक, न्याय एवं शौर्य के प्रतीक महाराजा विक्रमादित्य की ये राजधानी रही है। महाभारत काल में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने उज्जैनी में ही स्थित सांदीपनी आश्रम से शिक्षा प्राप्त की थी। महाकवि भास ने उदयन और वासव दत्ता की प्रणय गाथा के कथानक पर लिखे नाटक स्वप्न वासव दत्ता और प्रतिज्ञा यौगंध रायण के लिए इसी भूमि को चुना था। शूद्रक ने भी अपने प्रसिद्ध नाटक मृच्छ कटिकम का ताना बाना यहीं बुना। ज्योतिष, गणित, खगोल, साहित्य और कई प्राचीन परंपराओं की इस नगरी में सिंहस्थ महाकुंभ के अवसर पर कई साधु संत एकत्रित हुए हैं। मोक्षदायिनी क्षिप्रा में पवित्र स्नान और साधु संतों के सानिध्य से ये शारीरिक और आत्मिक शुचिता का पर्व बन जाता है। आइए सिंहस्थ के इस पुनीत अवसर पर अपने समस्त मनोविकारों को प्रवाहित कर संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम का संकल्प लें। ज्ञान रूपी ये अमृत हमें निश्चित ही अमरत्व प्रदान करेगा। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की 13वीं कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद।